नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास वरदान की श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुति। यह चतुर्थ अंक है। कुछ काल में सुवामा ने द्रव्याभाव के कारण महाराजिन कहार और 2 महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब न तो उसकी कोई आवश्यकता थी और न उनका व्यय ही संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वह करती, रसोई सुवामा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि जब देखिए ज्वर विद्यमान है, शरीर भुना जाता है, न खाने की इच्छा है न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती है। जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, क्योंकि जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती। परंतु ज्यों ही वह स्कूल चला जाता है त्यों ही वह चादर ओढ़कर पड़ी रहती है और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि वह बीमार है। एक दिन स्कूल में लौटा तो सीधा अपने घर आया। बेटे को देखते ही सुवामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर भर्त्सना दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुर्बल क्यों हो गई हो? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुवामा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे। यह निष्प्रह और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूँ, आज कुछ ज्वर आया था, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा है, निकाल लो। नहीं, तुम आओ बैठो, मैं ही निकाल देती हूँ। प्रताप, माता, तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है? सुवामा हंसकर, क्या तुम्हारे देखने में मैं दूली हो गई हूँ? मुझे तो नहीं जान पड़ता। प्रताप, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। सुवामा प्रताप का हाथ पकड़कर, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? प्रताप, पूछते पूछते चला जाऊँगा। सुवामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गईं। प्रताप उसकी यह दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो न हो सका। वह दौड़कर विरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक विरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वह अकुलाई हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढांपे हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी में मुख छिपा रखा है, पर जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू, क्यों रोते हो, बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और सिसकने लगा। विरजन बोली, न बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा है? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं विरजन, माँ बहुत बीमार है। यह सुनते ही विरजन दौड़ी और एक सांस में सुवामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी है, आंखें मुंदी हुई हैं और लंबी सांसें ले रही है। उनका हाथ थामकर विरजन झिझोड़ने लगी, चाची, कैसा जी है? आंखें खोलो, कैसा जी है? परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब वह ताक पर से तेल उतारकर सुवामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी।
उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गईं। विरजन, चाची कैसा जी है, कहीं दर्द तो नहीं है? सुबामा, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ हैं? विरजन, वह तो मेरे घर है, बहुत रो रहे हैं। सुबामा, तुम जाओ उसके साथ खेलो, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बातें हो रही थीं कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुबामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था। इस समय वह सांत्वना देने के बहाने से आ पहुंची। विरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगीं। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पहुंचकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी सालिग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी काम पड़ता तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा था, परंतु उस समय मात्र भक्ति के वेग में उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्केवान से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसिद्ध स्थान था। इक्यावन तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुबामा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह सब एक पैर बढ़ाता हुआ भीतर आया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुबामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी, समझ गईं यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुबामा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोद में बैठा लिया और नेत्रों में आंसू भरकर पूछा, क्या अकेले चले गए थे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डर नहीं लगा? हमको बतलाया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? यह कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हो। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुबामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठाकर बातें करते रहे। औषधि साथ लेते आए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए, परंतु जीर्णत्वर था, अतः पूरे मास भर सुबामा को कड़वी कड़वी औषधियाँ खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुबामा उसकी बहन हो। एक बार सुबामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, उन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा, वह पैदल स्कूल जाता है, पैरगाड़ी मोल ले लेगा। विरजन और उसकी माता दोनों सुबामा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती हैं। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु विरजन वहाँ से एक क्षण भी नहीं टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुबामा का जी अच्छा होता तो वह भोली भाली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुबामा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निद्रा के मारे झुक न पड़ती वहाँ से उठने का नाम न लेती, वरन प्रायः वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर ले जाता। न जाने उसे ऐसी कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन ब्रजरानी सुबामा के सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थीं और जिस प्रकार वृक्षों पर कोमदी लहराती है उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट पड़ा। ज्यों ही वह उसको उठाने के लिए झुकी कि सुबामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, विरजन सत्य कहो,
तुम अभी क्या सोच रही थी? विरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको न बतलाऊंगी। सुदामा, मेरी अच्छी विरजन, बता दो क्या सोचती हुई। विरजन लजाते हुए, सोचती थी कि जाओ हंसो मत, न बतलाऊंगी। सुदामा, अच्छा ले, न हंसूंगी, बताओ। ले, यही तो अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूँ। विरजन, किसी से कहोगी तो नहीं? सुदामा, नहीं, किसी से न कहूँगी। विरजन, सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूँगी। सुदामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी, वह तो तेरा भाई है। विरजन, हाँ भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू न बनाओगी। सुदामा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं, देखूं क्या कहता है। विरजन, नहीं नहीं, उनसे न कहना, मैं तुम्हारे पैर पड़ूं। सुदामा, मैं तो कह दूंगी। विरजन, मैं तुम्हारी कसम, तुम्हें हमारी कसम, उनसे न कहना। मित्रों, अभी आपने सुना वरदान उपन्यास का चतुर्थ अंक। अगला अंक अगली प्रस्तुति में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।